नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात करेंगे बदायूं की, जहां भूमाफियाओं ने जेसीबी की मदद से प्लॉट की दीवार को तोड़कर किया कब्जा। आगे बात होगी हापुड़ की, जहां पुलिस और बदमाशों की हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। इसके साथ ही आगे चर्चा होगी पीलीभीत की, जहाँ प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह अलौख ने लोगों की समस्याओं को सुना। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बदायूं में सहसान कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फतनपुर टप्पा हवेली में भू माफियाओं ने दबंगई दिखाते हुए एक प्लॉट की दीवार को जेसीबी मशीन की मदद से तोड़ डाला और जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित वीरेंद्र पुत्र हरलाल निवासी फतनपुर टप्पा हवेली ने आरोप लगाया है कि उसके प्लॉट पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की। जब वीरेंद्र ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की। घटना की सूचना पीड़ित ने तुरंत डायल 112 पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित परिजन भूमाफियाओं की दबंगई से डरे और सहमे हुए हैं। उन्होंने सहसान कोतवाली में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं सैफुल्लागंज रहता हूँ, नियाज मोहम्मद मेरा नाम है। मेरा एक प्लाट था वहाँ पर, तो कुछ माफिया दबंग लोग उन्होंने मेरी आज जेसीबी से सब दीवार गिरा दी। फिर मैंने सूचना अभी थाने में आके एप्लीकेशन दी है। अब वो एप्लीकेशन कोतवाल साहब ने ले ली है, अब वो भेज रहे हैं। और वीरेंद्र नाम है माफिया का, वो माफिया है, वो प्लाटिंग के काम करते थे और गुंडे उनके साथ थे। जब आए थे वो तोड़ दें। हाँ, 30-35 लोग थे। 30-35 लोगों के साथ। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली पुलिस ने गौकशी की घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामदगी के दौरान उपकरणों में छिपाए हुए अवैध तमंचे से पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का प्रयास करने वाले 25,000 रुपए के इनामी 2 गौकश बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही पर अवैध असलहा में खोखा, कारतूस व गौकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों के विरुद्ध जनपद मुरादाबाद, रामपुर, संबल, बुलंदशहर व हापुड़ में गौकशी, हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगस्टर एक्ट आदि अपराधों के 2.5 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा गोकशी में वांछित चल रहे 25-25 हज़ार के 2 इनामियों अनस तथा गुलाम को गिरफ्तार किया गया था। गोकशी के उपकरणों की बरामदगी हेतु दोनों अभियुक्तों को बागड़पुर गावड़ी जंगल की ओर ले जाया गया था, जहां बरामदगी के समय गोकशी के उपकरणों में छुपाए गए तमंचे से अभियुक्त अनस द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त अनस के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। दोनों अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से लगभग 30 से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। नोएडा में इटावा में कथावाचकों के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना को लेकर नोएडा में यादव समाज में गहरा आक्रोश है। समाज सेवी परविंदर यादव ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग की है। परविंदर यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्दी दोषियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यादव समाज एक बड़ा संदेश देगा। इस मुद्दे को लेकर नोएडा में एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समाज के वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और कई संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बताया गया है कि इटावा में कथा करने गए 3 कथावाचकों के साथ अमर्यादित व्यवहार किया गया। एक युवक की चोटी काट दी गई और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया, जिससे समाज में गहरा रोष व्याप्त है। नोएडा में यादव समाज के लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और कहा है कि यह केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी संस्कृति और समाज का अपमान है। बैठक में आगामी रणनीति और संभावित आंदोलनों पर निर्णय लिया जाएगा। मेरा नाम सोनू यादव है और मैं नोएडा से ही हूँ। मेरा गांव बिसरक है। ये जो घटना हुई दादरपुर गांव में यादवों के साथ चोटी काट दी गई ब्राह्मण समाज के द्वारा, मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, हमारे जो सबसे बड़े ग्रंथ हैं वो महाभारत है और रामायण है। रामायण और महाभारत दोनों ही वेद व्यास और वाल्मीकि जी ने लिखी हैं। तो देखो, ज्ञान जो है वो ज्ञान जाति में और बिरादर में नहीं बांटा जा सकता। अगर आप ये कहें कि भाई ब्राह्मण ही महाभारत पढ़ेगा या रामायण पढ़ेगा या कथा कहेगा तो ये गलत है। आपने देखा होगा बहुत बड़े कथावाचक हैं
कुमार विश्वास जी, उनकी सब कथा सुनते हैं और वो ब्राह्मण नहीं है, वो एक विश्नोई परिवार से आते हैं। तो ज्ञान किसी भी समाज में हो सकता है और कथा कोई भी बोल सकता है। ब्राह्मण समाज के द्वारा ये जो हमारे यादव भाइयों के साथ करा गया है कृत्य, ये बहुत गलत है। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो यादव समाज बहुत जल्द एक मीटिंग करेगा और आगे आने वाले टाइम में हम आपको, अभी तो टाइम दे रहे हैं, सारा यादव समाज इकट्ठा हुआ है इटावा में भी, वहाँ भी हम एक ज्ञापन दे के आए हैं। भारत सरकार से निवेदन है, जितने भी ये कृत्य हैं जो समाज को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं और जाति और बिरादरी में आपस में फूट डालने का कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उनको जेल भेजने का कार्य करें। आते हैं उसे सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन विषय हमारा यह है कि जो इस तरह का जो कृत्य है जिन किसी लोगों के द्वारा किया गया है, वह किसी जाति या समाज के नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वह किसी जाति और समाज के लोग होते तो इतना घिनौना कृत्य नहीं करते। ये 21 तारीख की घटना है, दिन शनिवार, और ये जो घटना घटी है, हम ये मानते हैं, सीधी भली बात ही कहना चाहते हैं कि अगर हमें ये लगता है कि कोई व्यक्ति सही से कथा बोलना नहीं जानता, सही से पूजा पाठ करना नहीं जानता, अगर मैं अपने घर बुलवाता हूँ, अपने गांव में, अपने समाज में बुलवाता हूँ, तो मैं उन्हें प्यार प्रेम से कहूँगा, भैया आपको ये कथा कहने में आप सक्षम नहीं है तो आप जा सकते हैं। उन्हें सम्मानपूर्वक भेजें और सम्मानपूर्वक भेजने के बाद में दूसरा कथावाचक बुलवा लें। तो उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि ये तो यादव बरादरी से, ये यादव समाज से आते हैं, और ये जो नई जो बातें की गई है, कहीं ना कहीं ये दो समाजों में एक जो प्यार प्रेम जो बना हुआ है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है ऐसे लोगों के द्वारा। देखिए, यादव समाज में इस टाइम बहुत बड़ा रोष है इस चीज़ को लेकर के। उसके साथ साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परमादरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप मजबूत और सशक्त एक कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, जिससे आपकी एक पहचान है। आज वह पहचान जो है कहीं ना कहीं ढीली पड़ती जा रही है। आप के द्वारा सशक्त आदेश अगर दिए गए होते तो इस बात को 5 से 6 दिन हो चुके हैं और अभी तक कुछ खास पुलिस ने किया नहीं है। और आपको ये बता दें कि संत सिंह हो या अन्य दूसरे जो लोग हैं वो हों, मुकुटमणि और संत सिंह, ये दोनों ही लोग यादव समाज के हैं। लेकिन जो व्यक्ति नेत्रहीन है, जिसके नेत्र ही नहीं है, वो SC ST से आते हैं और वो जो है आपको बता दूं कोठरिया समाज से आते हैं। उसमें SC ST की धाराएं नहीं लगाई गई हैं, वो SC ST की धाराएं लगाई जाए। उसके साथ साथ में जो इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं वो भी जो पुलिस में विभाग में जो जिनके पास में ये जो पूरा घटना का लेखा जोखा है वो भी ब्राह्मण समाज से आते हैं। हमारा मानना यह है कि कल को कोई अन्य समाज ये ना कहे कि वो तो फला समाज से आते थे, तो उन्होंने जो है कहीं ना कहीं इसमें गोलमोल किया है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो न यादव समाज से हो वो जज और न ही वो ब्राह्मण समाज से हो, जिससे कि दोनों समाजों के अंदर में बराबरी का तालमेल बना रहेगा। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। पीलीभीत के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख ने ट्रांस शारदा क्षेत्र के गांव बैलहा के गुरुद्वारे में आयोजित पंजाबी वेलफेयर काउंसलिंग व टाटरगंज गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। प्रभारी मंत्री ने लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान लोगों ने जमीन पर मालिकाना हक, इंटर कॉलेज, सड़कों के निर्माण, अस्पताल की मांग की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानों को जमीन का पट्टा दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। बैला टाटरगंज में इंटर कॉलेज खुलवाने के लिए जमीन की तलाश कराई जा रही है। भरतपुर में 30 बेड के तैयार अस्पताल को शीघ्र ही शुरू कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्रों को आवास मिलेंगे। वहीं डीएम ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि प्रशासन क्षेत्र के लोगों के साथ है, समस्याओं के समाधान के लिए मॉनिटरिंग हो रही है। शारदा नदी पर पुल निर्माण के बाद लोगों को तहसील मुख्यालय आने जाने में सुविधा होगी। सभा में पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि गुरभाग सिंह, जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह आदि मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी द्वारा विशाल जन चौपाल का कार्यक्रम बैरियर मैरिज हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि शंखलाल मांझी, पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शंखलाल ने संबोधन करते हुए कहा कि पिछले दलितों,
अल्पसंख्यकों की चिंता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव किया करते थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह उसी मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो पुनः पुरानी प्रक्रिया पर कार्य किया जाएगा। प्रदेश में पीडीए से जुड़े लोगों का खुलेआम अपमान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा, रमेश यादव, रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सांसद छोटेलाल खरवाल, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय यादव आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन एवं संचालन समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष राम निहोर यादव ने किया। मैं समाजवादी का एक सिपाही हूँ, पूर्व मंत्री भी हूँ, पूर्व सांसद भी रहा हूँ और करीब 4 दशक पहले से मैं इस दबे कुचले वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया हूँ। आज पीडीए का जन चौपाल, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पीडीए का जन चौपाल का मुख्य उद्देश्य है समाज के सबसे ज़्यादा पीड़ित, सबसे ज़्यादा दबाए गए और सबसे ज़्यादा अपमानित लोगों को इकट्ठा करके उनके एका करके और इस पीडीए के सभी साथियों, सभी वर्ग, सभी समुदाय को एक साथ ला करके, सभी संप्रदाय को एक साथ ला करके 2027 में इस देश में और इस सूबे में जो सांप्रदायिक ताकतों की सरकार है, उन ताकतों की सरकार को उखाड़ करके इस देश और इस प्रदेश में अमन कायम करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसी के कड़ी में आज यहाँ नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरह का पीडीए जनपंचायत के माध्यम से समाज के हम समस्त लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। यही मेरे उद्देश्य आज यहाँ आने का था। आज प्रदेश में जातीय विद्वेष फैल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जाति विद्वेष किसके द्वारा फैलाया जा रहा है? ये सवाल जिसके द्वारा फैलाया जा रहा हो, क्या ईमानदारी से आप उनसे सवाल पूछेंगे? देश में जातीय जनगणना होने वाली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जातीय जनगणना जिस दिन हो जाएगा और ईमानदारी से हो जाएगा, उस दिन सत्ता चाहे जिसकी होगी, संख्या जिसकी जितनी भारी, उसकी इतनी भागीदारी मिल के रहेगी। सोनभद्र की भी कुछ मूलभूत सुविधाएं, समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पर खनन का है, परमिट का है, इसका हमेशा समस्या जो है कि यहाँ पर समाधान नहीं होगा। किनके लिए ये समस्या, किनके लिए? ये खनन का समस्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किनकी समस्या की तरफ आप इशारा करना चाह रहे हैं? ये समस्या किनकी है? जिनको जिस वर्ग को पूर्व में मिला था, 2027 में था, उस वर्ग की समस्या की तरफ आप इंगित करना चाहते हैं कि आज का तथाकथित अभिजात वर्ग जिसने पूरे प्रदेश में खनन कारोबार पे कब्जा कर रहा है या कर लिया है, उसकी समस्या की तरफ आप इंगित करना चाहते हैं। ये आप फैसला करिए। 2027 की क्या तैयारी चल रही है आप लोग? बैठने से लेकर के और उनको बहुत सारी सुविधाएं देने का काम हमारी पिछली सरकार में किया जा चुका है और जो काम पहले ही किया जा चुका है। आज ये आपका एक सवाल जो कहा कि पत्रकारों का जो हो रहा उत्पीड़न है, इसमें मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा। पत्रकार बंधु सिर्फ वही उत्पीड़ित हो रहा है जो आज की
आज की तानाशाह सरकार की बातों को रखने के बजाय और न्याय के बाद समाज की जो मूलभूत बात है जो पत्रकार साथी उसको उठाने का काम कर रहे हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि सत्ताधारी सरकार में उन पत्रकार साथियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं चूँकि समाजवादी पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी रह चुका हूँ, जिम्मेदार पद पे रह चुका हूँ और जब सरकार बनी है तो उसमें मेरा सत्ता की भागीदारी भी रहा है। तो उस लिहाज से छोटी मुँह बड़ी बात तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आपकी जिस बात की तरफ इशारा किया है उसको उस समय अगर आप संज्ञान में कोई बात आएगी तो ज़रूर किया जाएगा। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।